सुप्रीम कोर्ट आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और बैटिंग के मामले में आज बड़ा फैसला सुना सकता है। फैसला आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीसीसीआई के अपदस्थ अध्यक्ष एन श्रीनिवासन दोबारा बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। श्रीनिवासन पर अध्यक्ष पद पर रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगे थे। साथ ही श्रीनिवासन की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और उनके दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन पर भी बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। कोयले घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछताछ के बाद अब उनके तत्कालीन प्रधान सचिव और निजी सचिव से पूछताछ की गई। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला से भी सीबीआई ने सवाल किए हैं। सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे टीके नायर और निजी सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम से पूछताछ की है। सीबीआई ने 4 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कोयले घोटाले में पूछताछ की थी। हिंडाल्को को तालाबीरा 2 ब्लॉक अलॉट किए जाने को लेकर सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री से पूछताछ की। जिस वक्त हिंडाल्को को ब्लॉक अलॉट हुआ था उस वक्त मनमोहन के पास ही कोयला का प्रभार था। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री हंसराज अहीर ने मनमोहन सिंह से सीबीआई की पूछताछ को सही ठहराया है। इसके साथ योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया के बयान भी दर्ज होने चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। हम पहले से ही कहा करते थे कि इसमें प्रधानमंत्री इससे बच नहीं सकते और 2011 में हमने जब प्रेस ली थी बीजेपी ऑफिस में तब भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री इसमें लिप्त है। मैं इसमें और आगे जाके कहूंगा कि उस वक्त के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मंटू सिंह आलूवालिया इनके भी बयान लेने की जरूरत मुझे लगती है, क्यों तो उन्होंने भी एक स्पेशल एक अपवाद के तौर पर भी उन्होंने सी की कोल टू लिक्विड के ब्लॉकों का आवंटन किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कोल नीलामी की प्रक्रिया समय पर पूरा कर लिया जाएगा। कोल सचिव अनिल स्वरूप के मुताबिक नीलामी का पूरा कैलेंडर तैयार है और उसी के मुताबिक काम चल रहा है। बोली में हिस्सा लेने के लिए अब तक करीब 125 कंपनियां रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। कोयला मंत्रालय को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में ही नीलामी की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। असम में हमने 36 ब्लॉक अभी इसमें चिन्हित किए हैं। भविष्य में यदि अन्य ब्लॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य ब्लॉक्स को इसमें शेड्यूल 1 से सम्मिलित किया जाएगा। जो ऑक्शन की प्रक्रिया है, जो इनके अतिरिक्त ब्लॉक्स की है, वो शेड्यूल 2 के 23 ब्लॉक्स की ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और शेड्यूल 3 के भी 23 ब्लॉक्स की ऑक्शन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। संसद के बजट सत्र का ऐलान हो गया है। कैबिनेट के संसदीय मामलों की समिति ने बजट सत्र की तारीख तय कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसी दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। रेल बजट 26 फरवरी को पेश होगा, जबकि आम बजट 28 फरवरी को। बजट सत्र का पहला हिस्सा 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा, जबकि बजट का दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल से 8 मई तक। बजट सत्र के दौरान एनडीए सरकार की प्राथमिकता हाल ही के महीनों में जारी किए गए 8 अध्यादेशों को कानून में बदलने की होगी। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में 49% एफडीआई की मंजूरी, भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन, कोल ब्लॉक्स की नीलामी, माइंस और मिनरल ब्लॉक की नीलामी, सेबी के अधिकार बढ़ाने की मंजूरी, दिल्ली की 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित करना, दिल्ली में ई रिक्शा चलाने की इजाजत और अप्रवासी भारतीयों के लिए वीजा की सुविधा शामिल है। अगर सरकार राज्यसभा में रिफॉर्म बिलों को पास नहीं करा पाती तो संयुक्त सत्र भी बुलाया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी पानीपत में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी दौरान माधुरी को अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। देश भर के 100 जिलों में गिरते लिंगानुपात को सुधारने के मद्देनजर ये अभियान शुरू किया गया है। इसमें हरियाणा के 12 जिले शामिल हैं। माधुरी कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों के जन्म और उनकी पढ़ाई के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। इससे पहले माधुरी मध्य प्रदेश सरकार के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान ममता के साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं।
आगरा में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रस्तावित दौरे को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम आगरा में सुरक्षा का लगातार जायजा ले रही है। ताजमहल की सुरक्षा इस कारण बढ़ा दी गई है। यमुना में स्टीमर से सुरक्षा एजेंसियां पेट्रोलिंग कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ओबामा ताजमहल देखने के बाद आगरा से सीधे अमेरिका रवाना हो सकते हैं। ऐसे में आगरा एयरफोर्स स्टेशन को सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। वहीं लखनऊ में आईजी लॉ एंड ऑर्डर ए सतीश गणेश ने बताया कि दौरे को लेकर सरकार की योजना तैयार है। डीजी सिक्योरिटी आगरा में नोडल अधिकारी होंगे, वो ओबामा के दौरे तक आगरा में रहेंगे। ओबामा की सुरक्षा के लिए करीब 3000 पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने खास कार्यक्रम मन की बात में इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। वहीं ओबामा 25 जनवरी को सुबह 4:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 11:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:20 पर पीएम मोदी और ओबामा मीडिया को संबोधित करेंगे। 25 तारीख को शाम को 7:10 पर राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा के लिए रात्रि भोजन का आयोजन है। 26 जनवरी की परेड के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे वो चीफ गेस्ट के तौर पर रहेंगे। 26 जनवरी को दोपहर 3:45 बजे राष्ट्रपति भवन में ओबामा का सम्मान होगा और इसी दिन शाम 5:45 बजे सीईओज और पीएम मोदी के साथ बराक ओबामा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अब अगले दिन 27 जनवरी को दोपहर में बराक ओबामा उनकी पत्नी ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। 27 जनवरी की शाम 4:05 पर आगरा से दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी वापसी होगी। दिल्ली एयरपोर्ट से ही वो अमेरिका रवाना हो जाएंगे। हालांकि इसमें थोड़े बदलाव मुमकिन है। खबर ये भी है कि एयरफोर्स 1 आगरा से भी टेक ऑफ कर सकता है। वाराणसी के बुनकर मिशेल ओबामा को खास तोहफा भेंट करने के लिए अपने हाथों से सिल्क की बनारसी साड़ी, स्कार्फ और स्टॉल्स तैयार किए हैं। बुनकरों की दिली ख्वाहिश है कि वो अपने खास तोहफे को 26 जनवरी पर देश के खास मेहमान को दे सकें, जिसके लिए बुनकरों ने वाराणसी के पीएमओ कार्यालय से संपर्क किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 12 हेरिटेज सिटी के लिए 500 करोड़ का फंड जारी किया है। इन 12 शहरों में वाराणसी, मथुरा शामिल है। केंद्र सरकार ने वाराणसी के लिए 90 करोड़, मथुरा के लिए 40 करोड़ का फंड जारी किया है। ये फंड 2 साल के लिए जारी किया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने विज्ञान भवन में हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी कि हृदय लॉन्च की। इस मौके पर संस्कृति मंत्री डॉ महेश शर्मा भी मौजूद थे। हृदय योजना के तहत इन शहरों को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए अर्बन प्लानिंग के साथ साथ सौंदर्यीकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसमें शहरों की साफ सफाई, हॉकर्स के लिए आजीविका कमाने के सही इंतजाम, स्किल डेवलपमेंट, सुरक्षा, मूलभूत सेवाएं सभी आसानी से पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ सभी हेरिटेज सिटीज में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ लोगों को वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने पर भी जोर रहेगा। पर्यटकों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हेरिटेज सिटी मथुरा के लिए फंड जारी होने से मथुरा में स्थानीय लोग काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि अपना मूल स्वरूप खेती जा रही है। भगवान की जन्मस्थली मथुरा सहित मंदिरों और कुंडों की पुराने निर्माण की बात सामने निकल कर आ रही है। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर के सैकड़ों तीर्थ पुरोहितों ने बद्रिकाश्रम पीठ और उत्तराखंड के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और कैबिनेट मंत्री शिवपाल से अलग अलग मुलाकात की है। ये मुलाकात विंध्यवासिनी मंदिर की सरकार द्वारा अधिग्रहण रोकने की कोशिश को लेकर थी। मुलाकात के बाद शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि सरकार अधिग्रहण की कोशिश न करे, न तो साधु संत शंकराचार्य सड़क पर, नहीं तो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं शिवपाल यादव ने पंडा समाज को भरोसा दिलाया कि उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में बैठक में फैसला लिया गया कि विधान परिषद चुनाव में एसपी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। एसपी के विधायकों की बैठक में मुलायम, अखिलेश, रामगोपाल, शिवपाल मौजूद रहे। बैठक के बाद एसपी नेता रामगोपाल ने विधान परिषद चुनाव में बीएसपी से गठबंधन को इनकार कर दिया है। आज से नोएडा के कुछ इलाकों में गंगा वाटर की सप्लाई शुरू होगी। दरअसल गंगा वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत नोएडा में साल 2010 से होनी थी। जल निगम के मुताबिक दूरसंचार विभाग के निर्माण कार्य की वजह से गंगा वाटर की लाइनें खराब हो गई थी। जल निगम ने अब पानी की लाइनें ठीक कर लेने का दावा किया है। प्रताप विहार में गंगा वाटर को शुद्ध करने के लिए करोड़ों की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है।
प्लांट पर गंगा वाटर को फिल्टर कर इससे ही सप्लाई आगे होगी। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक पूरे नोएडा में गंगा जल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार के नए भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। ग्रेटर नोएडा के किसानों ने बिल के विरोध में एक महापंचायत बुलाई है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल को वापस नहीं ले लेती, उनका धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानून को वापस लाने की कोशिश कर रही है। नए बिल के कानून बनने के बाद किसानों की जमीन आसानी से छीनी जा सकेगी। सरकार किसानों से जमीन लेकर किसी और को भी दे सकती है। 2 दिन पहले भी ग्रेटर नोएडा के घरवारा गांव में भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में किसानों ने ये महापंचायत बुलाई थी। लखनऊ के पीजीआई इलाके में वकील निखिलेंद्र कुमार गुप्ता की हमले में मौत हो गई है। उन पर बम से हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें फौरन ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। निखिलेंद्र गुप्ता कोर्ट से बाइक से अपने घर आ रहे थे, तभी घर से महज 50 मीटर पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उन पर से 2 बम फेंके। सिद्धार्थनगर में कोल्ड डायरिया के कहर से बच्चे परेशान है। कड़कड़ाती ठंड में इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों के बच्चे पर हुआ है। बच्चों की हालत बेहद खराब है, मगर स्वास्थ्य महकमा आंकड़ों की बाजीगरी कर सब कुछ दुरुस्त होने का दावा कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक ठंड के सीजन में सरकारी अस्पताल में 300 से ज्यादा कोल्ड डायरिया के मामले सामने आए। प्राइवेट अस्पतालों में काफी संख्या में अभी बच्चे भर्ती हैं। प्रदूषण के खिलाफ जी संगम की मुहिम रंग लाई है। गंगा को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जहरीली गंदगी डालने वाली टैनरियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनजीटी ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि अगर कानपुर में टैनरियों की गंदगी गंगा में गिरने से नहीं रुकी तो 700 टैनरियों को बंद कर दिया जाएगा। एनजीटी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और टैनरी उद्योग को अल्टीमेटम देते हुए हफ्ते भर के भीतर इसका हल निकालने को कहा है। एनजीटी अब इस मामले की 29 जनवरी को सुनवाई करेगा। हापुड़ में निजामपुर के कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीमार होने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। मामले की जांच करने आई SC/ST आयोग की सदस्य किरण RC जाटव ने कोचिंग सेंटर में कई लापरवाहियां पाई। जांच के बाद किरण RC जाटव ने कहा है कि जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। इस मामले में मेस ठेकेदार पर केस दर्ज कराया गया है। निजामपुर में कोचिंग सेंटर के छात्र दूषित खाना खाने से बीमार हो गए थे। उनके खाने में मरी हुई छिपकली तक पाई गई थी। बागपत से फरार बदमाश बूरा के मामले में बागपत पुलिस ने अहम खुलासे की बात की है। सुराग उनके हाथ लग गया है। पुलिस ने बूरा के साथी अरविंद को 5 दिन की रिमांड पर लिया है, जबकि दूसरे साथी सद्दाम को 1 दिन की रिमांड पर। अरविंद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास उत्तराखंड के सिपाहियों से लूटी गई 147 AK-47 और एक SLR बरामद की गई थी। पुलिस का दावा है कि अरविंद के जरिए उसके हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जिससे वो जल्द ही बूरा की गिरफ्तारी आगे कर लेगी। झांसी के महिला जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला पिछले 4 दिनों से गायब है। दानीपुर गांव की रहने वाली इस महिला को 102 एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। उसे प्रसव के लिए यहां भर्ती कराया गया, लेकिन इसी वजह से किसी कारण से पता चला कि वो वहां थी नहीं, गायब वहां से हो गई। महिला के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी मामले की जांच का आश्वासन देते ही नजर आ रहे हैं। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के सैनपुर खुर्द गांव में एक परिवार ने 3 संदिग्ध चोरों को पकड़कर धुनाई की है। पुलिस के हवाले उन्हें कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हरिप्रसाद प्रजापति के परिवार को बंधक बनाकर चोरों ने लाखों का माल लूटा। इसके बाद पीड़ित परिवार ने गांव के 3 संदिग्ध युवकों को पकड़कर धुनाई की। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। साईं पूजा को लेकर शंकराचार्य के बीच में ही आपस में टकराव शुरू हो गया है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को मुस्लिम बताते हुए उनकी मूर्तियों को अगले महीने से ही मंदिरों से हटाने का ऐलान किया है।
वहीं बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद ने साईं को ब्राह्मण बताया। उनकी मूर्तियों को मंदिरों से हटाने का विरोध किया। वासुदेवानंद के मुताबिक साईं बाबा का असली नाम बागमल था। उन्होंने साईं को जूना अखाड़े का संत भी बताया। वहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने बसंत पंचमी से साईं की मूर्तियों को तोड़ने का ऐलान किया। हाल ही में इलाहाबाद के संगम तट पर शंकराचार्य अखाड़ों के धर्म संसद में साईं की मूर्तियों को मंदिरों से हटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन सम्मेलन खत्म होने के बाद ये विवाद फिर से शुरू हो गया। महोबा में नियुक्ति पत्र के लिए जमा हुए टीईटी प्रशिक्षुओं ने बीएसए कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। टीईटी प्रशिक्षकों ने बीएसए पर नियुक्ति पत्र बांटने में धांधली का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है। देहरादून में बीजेपी विधायकों के धरना प्रदर्शन को आड़े हाथों लेते उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ हल्ला करना है, जबकि राज्य सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। भाजपा ने हमेशा कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों और सांसदों की उपेक्षा की। हम उनकी बात सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो ये धरना प्योरली राजनीतिक है। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। जो भाजपा के अंदर पारस्परिक सरफुटवल हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये धरना किया जा रहा है, क्योंकि दोनों लोग सीआरपी लीडर और पीसीसी जो उनके प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो इस समय प्रेशर महसूस कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर, और इसलिए हमको चिन्हित करके, सरकार को चिन्हित करके वो धरने के जरिए ध्यान हटाने का काम कर रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस के मंथन शिविर में पार्टी में चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मंथन शिविर में हिस्सा लिया। तो जहां तक सुझाव की बात है, कांग्रेस का चिंतन मनन का कार्यक्रम है। सारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस, क्योंकि एक अंदरूनी व्यवस्था भी लोकतांत्रिक है, तो अपने नेताओं के सामने अपनी बातें स्पष्ट कर रहे हैं। हमने जाकर के जो बात रखी उसमें हमने एक बात बड़ी स्पष्ट सी कही है कि हम कार्यकर्ताओं को नसीहत देने तो दें, साथ में उन मंत्रियों को भी दें। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर दावोस में बुधवार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट की शुरुआत हो गई। समिट में दुनिया भर के 2500 से ज्यादा राजनेता और कॉरपोरेट हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों को देखते हुए समिट की थीम द न्यू ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रखी गई है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयर इंडिया से कमर कसने के साफ संकेत दे दिए हैं। मंत्रालय ने एयर इंडिया से कह दिया है कि वो अपने खर्चे घटाने के लिए कदम उठाए। मंत्रालय ने कहा है कि एयरलाइन अपनी प्रॉपर्टीज को लीज पर देकर या कमर्शियल डेवलपमेंट के जरिए कमाई करे। मंत्रालय ने एयर इंडिया को किराए में कटौती करने के संकेत दिए। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया ने अपने घाटे में कटौती के लिए योजना तैयार की है। एयर इंडिया घरेलू उड़ान के लिए छोटे एयरक्राफ्ट और इंटरनेशनल उड़ान के लिए बड़े एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। जी एंटरटेनमेंट के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। वित्त वर्ष 2015 की तीसरी तिमाही में साल दर साल आधार पर कंपनी का मुनाफा 44.5% बढ़ा है। 213 करोड़ मुनाफे से बढ़कर 308 करोड़ से ज्यादा हो गया। तिमाही आधार पर कंपनी के मुनाफे में 35.6% की बढ़ोतरी हुई है। साल दर साल आधार पर कंपनी की आय 14.7% बढ़ी है। विज्ञापन से आय में 8.5% की बढ़त दर्ज हुई है। सब्सक्रिप्शन से आय 5% से ज्यादा बढ़ी है। Capital expenditure will remain more or less, as you've seen in the past. जहां तक नए चैनल लॉन्चेस की बात है, डेफिनेटली एक बड़ा चैनल लॉन्च जो इस साल के Q4 में ही आ जाएगा, सो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर 2015 में, एंड देयरफॉर वी विल बी putting a lot of effort behind that. That's a large launch that we have on our cards. वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने एक रेसिंग कार के मॉडल को तैयार किया है। इस कार को इसी साल फिलीपींस में होने वाले सेल इको मैराथन कार रेसिंग में शामिल किया जाएगा और इसके लिए बीएचयू के प्रोफेसर के साथ छात्रों के कुल 7 सदस्यीय टीम फिलीपींस भेजी जाएगी।
काफी कम खर्च में इस कार को बनाया गया है। साथ ही कार का शेप एरोडायनामिक है, जिसमें हवा का दबाव कम महसूस होगा। कार बैटरी से चार्ज होने के बाद 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसमें फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, हमें इस कार का जो मेन एम था एफिशिएंसी था, इसलिए हमें इस कार का वजन जितना हो सकता है उतना कम रखना था। इसके लिए हमने इसकी जो चेसिस है, इसकी मोनोकी डिज़ाइन की चेसिस है एंड ये बहुत ही हल्की डिज़ाइन होती है एंड ये एल्यूमिनियम से बनी गई है। पूरी की पूरी चेसिस इसकी एल्यूमिनियम की है। उसके अलावा जो रेसिंग कार्स होती है, जो सुपर कार्स होती है, उनमें ग्लास फाइबर यूज़ किया जाता है। ये सेम जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये ग्लास फाइबर का मटेरियल है। ये सस्ता ही होता है एंड उसके साथ काफ़ी हल्का भी होता है।